बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे बुलंद इलाका है यानी पाकिस्तान का एक कॉर्नर गिलगित बल्तिस्तान, ये बहुत टॉप का एरिया है पाकिस्तान का। और जो पाकिस्तान का बिल्कुल डाउन पे नीचे एरिया है वो गवादर है, गवादर की बंदरगाह और बिल्कुल समंदर के किनारे, इसके बीच में पूरा पाकिस्तान वाक़ है। अब इन दोनों जगहों के अंदर से इतलात अच्छी नहीं आ रही। जो गवादर से इतला आ रही है कि वहाँ पे जो हक दो तहरीक है, उन्होंने बड़ी कोशिश की अपना हक मांगने की और वो बार बार एहतजाज कर रहे थे। उनके कुछ मुतालबात जायज़ भी हैं, कुछ मुतालबात के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे एक बड़ा और जदीद शहर बसाना चाहते हैं और बैनुल-अक़वामी सरमायाकार भी आना चाहते हैं। गवादर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जा रहा है और उसके लिए वहाँ की जो मकामी आबादी है, जिनका ज़्यादातर रोज़गार माहीगीरी से वाबस्ता है, उनको एक मखसूस इलाके से उठाकर किसी और एरिया में भेजने का प्लान है। एक्चुअली जो मेगा प्लान है वो तो यही है और ये फ्यूचर के अंदर करने की कोशिश की जाएगी। दुनिया के कई शहरों के साथ ऐसा हो चुका है कि वहाँ के जो मकामी बशिंदे हैं उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है और उससे बेहतर किसी जगह पे उनको शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अभी तक कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही और गवादर के जो लोग हैं वो अपना हक मांग रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके मुतालबात हैं। उनमें बाज़ मुतालबात बड़े जायज़ हैं, लेकिन बजाय इसके कि उनको अंगेज किया जाए, उनके साथ बात की जाए, वो बार बार एहतजाज करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, हजरात भी आते हैं और वो वहाँ पे धरना देकर बैठते हैं। उन्होंने बार बार धरना दिया है लेकिन रियासत उनके साथ सही तरह डील नहीं कर पा रही है और उसके बाद अब कुछ पुरतशद्दुद किस्म की वीडियोज़ और तस्वीर सामने आ रही हैं जिनमें बच्चों के ऊपर भी टॉर्चर हो रहा है, उनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है और सिक्योरिटी एहलकारों के ज़रिए से लोगों को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जा रहा है बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही है गवादर के शहरियों को अंगेज करने में, वहाँ के लोगों की बात सुनने में और वहाँ के लोगों को उनका हक देने में या उनको कायल करने में। अगर तो उन लोगों के कुछ मुतालबात जायज़ नहीं हैं तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उनको कायल किया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ को डंडे से इस मुल्क में करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग 8 दिन से एहतजाज कर रहे हैं और लगातार एहतजाज कर रहे हैं। उनके कुछ मुतालबात और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो वो कह रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी ज़मीनें हथियाई जा रही हैं और ये एक तारीख़ी नौइयत का एहतजाज हो रहा है। अगर आप इसके मनाज़िर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। एक इनका ये कहना है कि इनकी ज़मीनें हथियाई जा रही हैं। दूसरा ये कहते हैं कि टैक्स इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादती है और जिस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। नंबर 3, वहाँ पे आटे की, गंदम की किल्लत पैदा हो गई है और लोगों को दस्तयाब नहीं है, कीमत मार्केट में लगातार बढ़ती चली जा रही है। और चौथा इनका एक और मसला ये है कि इतने शदीद मौसम के बावजूद वहाँ पे लोड शेडिंग है, ब्लैकआउट है बिल्कुल बहुत सारे इलाकों में और बिजली बिल्कुल नहीं आ रही। ये वो इलाका है जहाँ से पानी पूरे पाकिस्तान में नीचे उतरता है फ्लो के साथ। यहाँ पे बिजली पैदा करने के मंसूबे भी लगाए जाते हैं और ये पाकिस्तान को बहुत डिलीवर करता है ये इलाका और पाकिस्तान का एक बेहतरीन खूबसूरत इलाका है और पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनकी कुछ मादनियात के मामलात भी हैं। वो ये कहते हैं हमारी मादनियात हैं, ये हमारे लोगों का इसके ऊपर हक है, लेकिन हमसे ये हक भी छीना जा रहा है। इस किस्म की बातें गिलगित बल्तिस्तान में हो रही हैं। अब ये लोग, ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से जो वफाकी हुकूमत है वो कोई बदला ले रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN या फजलुर रहमान ये सारे वहाँ पे इलेक्शन हार गए थे और इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत लिया था। आपको मैं याद दिलाऊं तो ये तस्वीर आप मरियम नवाज़ साहिबा की देख लें। आजकल वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन बड़े अजीब तरीके से सारे के सारे जिनेवा में इकट्ठे हो गए हैं। नवाज शरीफ वहाँ पहुँच गए, मरियम नवाज़ वहाँ पहुँच गई। अब मकसद बताया कुछ और जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा बीमार हैं, उनका कोई सर्जरी हुई है छोटी मोटी गले की, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए अगर ये बात ऐसे है तो। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों को और ख़बर देने वालों का ये कहना है कि वहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद आलमी सतह के ऊपर कुछ आलमी ताकतों को राज़ी करना है कि इमरान खान साहब को रोकने के लिए इनकी मदद की जाए और PDM जो है उसको सहूलत फराम की जाए। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका वोट अपने पलड़े में डालना चाहती हैं, यानी इस किस्म का कोई गेम वहाँ पे तैयार हो रहा है। देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा था कि अमेरिका को अड्डे देने का फ़ैसला हो चुका है और उनको शक है इस बात का कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है और जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ये गालिबन अमेरिका को अड्डे देने की तैयारी है। और इसमें आपको पता है जब भी अमेरिका किसी ऐसी गेम में किसी मुल्क में जाता है तो वहाँ पे डॉलर्स पहुँचना शुरू हो जाते हैं, यानी एक आसान नुस्खा डॉलर का कमाने का हमारे पास ये भी रहा है हमेशा से कि आप अमेरिका की किसी जंग का हिस्सा बन जाएं तो बहुत सारे डॉलर्स आपके मुल्क में आ जाते हैं। अब मरियम नवाज साहब आपको याद है यहाँ पे गई थी हलीमा सुल्तान वाले कपड़े पहनकर, और बिलावल ने भी यहाँ पे बड़ी कंपेन की थी और बड़े दावे किए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ पे इलेक्शन जीत गई थी और उन्होंने वहाँ पे हुकूमत बना ली थी। अब ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नारे तो बहुत इन्होंने लगाए थे, लेकिन अब उनसे कोई बदला लिया जा रहा है और लोग उससे तंग आकर एहतजाज कर रहे हैं। तमाम दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बंद है, सड़कें बंद कर दी हैं लोगों ने, और इस सर्दी के अंदर एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लोग रोज़ाना एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बारे में आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाई है, मगर इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमत से भी गिले और शिकवे कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने हमसे कोई बदला लिया है और माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि हमारा जो बजट है उसके अंदर ही कट लगा दिया है। हत्ता कि यहाँ तक है कि गंदम का जो एक कोटा है जिसको बढ़ना चाहिए था गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ये पहले 16 लाख बोरियों का कोटा था, इसको कम करके अब 14 लाख बोरियां कर दिया गया है और ये पैसा हमें अपने से खर्च करना पड़ रहा है और हम किस तरह इसको मैनेज करें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो एक एरिया है वो गरीब है, आपको पता है, और वहाँ पे लोगों का इन्हिसार जो है वो बहुत मुश्किल से उनका गुजर बसर होता है और उनके वसाइल बड़े महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी हुकूमत कह रही है कि हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का गम गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अब ये देखें, गिलगित बल्तिस्तान हो या गवादर हो, दोनों जगह के अंदर वफाकी हुकूमत नाकाम है और सिंध के अंदर इस वक्त सैलाब आया हुआ है, हालात बहुत ख़राब है और उसके बाद अब भूख पैदा हो रही है, महंगाई की वजह से लोग पहले ही पिस गए हैं, आटे की कतारों में लोग लगे हुए हैं। मैं एक बुजुर्ग शख्स को देख रहा था, वो हाथों में पैसे पकड़ के मिन्नतें कर रहा था ट्रक वाले की कि मुझे आटा दे दो पहले, और इसी तरह बाहर बहुत सारे लोग साथ खड़े थे, लोग पैसा लेकर हाथ में खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्ता आटा मिल जाए। ट्रक वहाँ पे लगाए गए हैं लेकिन आटा कम है, लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात के तौर पे है। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है इससे पहले कभी नहीं था, लेकिन ये रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात हैं। और ये क्या है, देखें, 40 रुपये वाला प्याज 250 रुपये किलो का मिल रहा है। जो मुर्गी है वो अब जो पोल्ट्री वाली एसोसिएशन है वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुर्गी 1000 रुपये किलो की भी हो सकती है, क्योंकि फीड के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करने की इसहाक डार साहब इजाज़त नहीं दे रहे और बड़ी होशियारी से उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें मज़ीद महंगी होती चली जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक में कैसे लोगों का गुजारा होगा? हर रमज़ान में लोगों को एक पैकेज दिया जाता है, क्या इस मरतबा ये हुकूमत दे सकेगी? शहबाज शरीफ और बिलावल ने दौरे शुरू कर दिए हैं फटाफट सैलाबज़दा इलाकों के, बिल्कुल भूले हुए थे ये उन इलाकों को, कई महीनों तक नहीं गए थे, लेकिन अब अचानक ये गए हैं ताकि जिनेवा में जाएं और डोनर कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करें। नवाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई खिचड़ी पक रही है और खुदा न खास्ता अगर ये खिचड़ी पक गई तो आने वाले कई दहाइयों तक पाकिस्तान को दोबारा कीमत चुकानी ना पड़ जाए, इसके खदशात मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के साथ हमेशा डॉलर्स आते हैं, गैर मुल्की अड्डों के साथ हमेशा डॉलर्स आते हैं, दूसरों की जंग लड़ने के हमेशा डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन उसमें हमारे पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का बहुत नुकसान होता है और लगातार हम ये नुकसान उठाते चले आए हैं बड़े लंबे अरसे से। और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के असासे बहुत तेज़ी से बेचे जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा को तौसीह देते वक्त कानून में तरमीम करना बहुत बड़ी गलती थी। अब एक एक करके अपनी सारी गलतियां ये तस्लीम करेंगे। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत बरतरफ करने में जनरल बाजवा समेत चंद जर्नैलों ने किरदार अदा किया है। अब उनका ये मानना है कि मजीद भी कुछ जनरल्स थे फौज के जिन्होंने इसके अंदर रोल प्ले किया। हमारी हुकूमत को हटाने की साजिश में चंद फौजी जर्नैल भी शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हटाने में वाकई बहुत फाल किरदार अदा किया, हत्ता कि साबिक आर्मी चीफ भी हमारी हुकूमत को घर भेजने में सरगर्म अमल रहे।
اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے تو ساری پول کھول دی ہیں, پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا ہے. سابق وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا, فواد چودھری نے, کہ اسٹیبلشمنٹ گزشتہ حکومت کے دوران پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتوں کو بھی کنٹرول کر رہی تھی. اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ موجودہ فوجی قیادت نے ابھی عہدہ سنبھالا ہے, ہم امید کر رہے ہیں کہ پالیسی میں تبدیلی آئے گی, لیکن سابق آرمی چیف کا یہ دعویٰ سچ نہیں تھا. ہم نے ان سے مدد مانگی تھی, ہم نے صرف انہیں غیر جانبدار رہنے کے لیے کہا تھا, ان سے مدد نہیں مانگی تھی. مونس الائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, میرے ایک دوست کو 2 کالے ویگو میں کچھ لوگوں نے لاہور میں اٹھا لیا, ایف آئی اے والے قسمیں کھاتے ہیں, ہم نے نہیں اٹھایا. اب کچھ دن بعد اچانک ایف آئی اے کو پہنچا دیا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا پرچہ دو. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ملنا. اٹھانا تو ایسے نہیں چاہیے, یہ تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ایف آئی اے بلا کے انکوائری کر لے, نیب بلا کے انکوائری کر لے. لیکن اس شخص کو اٹھایا گیا ہے میرے خیال میں دباؤ بڑھانے کے لیے, کیونکہ مونس الائی اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی طرف نہ جائیں, اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ مونس الائی کا کہنا ٹھیک ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں جانا چاہتے, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو مجبور کیا جائے گا اس بندے کے ذریعے سے کہ وہ پی ڈی ایم کے اندر چلے جائیں. تو یہ مونس الائی صاحب کا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا معاملہ جو ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے فائنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد انتخابات کے لیے عوام کے پاس جائیں گے, اور جانا پڑے گا. عمران خان صاحب کی زیر صدارت سیاسی صورتحال پر اہم ترین اجلاس کل ہوا ہے, جس میں وزیر اعلیٰ کے لیے اعتماد کا ووٹ 11 جنوری کے بعد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا, اس میں اب کچھ چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں. عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ جائیں اور جا کر اعتماد کا ووٹ لے کر آئیں. یا تو عدالت کہے کہ جائیں جا کر اعتماد کا ووٹ لے کر آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جو گورنر کا حکم تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر گورنر کے خلاف کارروائی کروانی چاہیے. تو ریکارڈ کو سیدھا رکھنے کے لیے اگر ہم پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو عدالت میں جا کے معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ذرا عدالت کے کورٹ میں اس بال کو رہنے دیں اور دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو لے لیں گے. یعنی وزراء نے عمران خان صاحب کو یقین دلایا اور پارٹی کے عام لوگوں نے کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں. بے شک ہمارے بندوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں, بے شک ہمارے بندوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن آزاد لوگ بھی ہمارے ساتھ مل گئے ہیں, کچھ دیگر لوگ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اگر کاف لیگ اپنے بندے کھڑے رکھتی ہے تو ہمارے پاس بندے اپنے پورے ہیں, اور ہم بڑے آرام سے اپنی اکثریت ثابت کر سکتے ہیں اسمبلی کے اندر. یہ عمران خان صاحب کے لوگوں نے کہا ہے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف سے دباؤ ڈال رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ اتنے آرام سے تو رائے گاہ نہیں جاتا. ان کے دباؤ کا ایک اگر کوئی مقصد ہو تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو. دوسری جانب سندھ سے بڑے عجیب مناظر آ رہے ہیں. کراچی میں, لانڈی میں ہم نے دیکھا, حیدرآباد میں دیکھا, انٹیریئر سندھ نے دیکھا, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ لگ رہا ہے, لوگوں کا ایسے رش ہے جیسے کوئی مفت میں چیز بٹ رہی ہے. لوگ اپنے آئی ڈی کارڈز لے کر, اپنا ریکارڈ لے کر فوراً پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اور جا کر کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ دو. جتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بن رہے ہیں, اس کے ممبر بن رہے ہیں, اس قسم کی ممبر سازی تو ہم نے ہوتی ہوئی اس سے پہلے نہیں دیکھی. یعنی لوگوں کا رش, اور لوگ جس طرح سے رش ٹوٹ پڑا لوگوں کا, یہ بتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو جتنا مرضی اکٹھا کیا جائے. اب کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کو باقاعدہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. میں نے عمران اسماعیل صاحب سے پوچھا گزشتہ رات, تو انہوں نے مجھے صاف کہا, انہوں نے کہا اکٹھے نہیں ہو رہے, ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کراچی کے شہریوں نے, حیدرآباد کے شہریوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایم کیو ایم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اگر جھڑلو ہی پھیر دیں اور بکسے گھر سے بھر کے لے آئیں تو پھر تو کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ بڑے لمبے مارجن سے پھینٹی لگنے لگی اگلے الیکشن میں ایم کیو ایم کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی. اور انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کئی دفعہ دعویٰ کر چکے ہیں, اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر اس مرتبہ کایا پلٹ جائے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے. کیونکہ سیلاب کے دوران بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں سندھ کے لوگوں کے ساتھ. ایک اور خبر ہے جی, متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے احتجاج کی کال دے دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے نرخ میں اضافہ کیا جائے, اور اگر نہ کیا گیا تو پھر 12 جنوری کو ہم احتجاج کی کال دے دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئے روز آٹے اور فائن آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, روٹی 15 اور نان 25 روپے میں فروخت اب ہم نہیں کر سکتے. یعنی نہ ہم 15 روپے کی روٹی, جب 10 روپے کی روٹی تھی اور 15 کا نان تھا تو بلاول کو پریشانیاں تھی, بلکہ اس سے بھی کم قیمت کے اندر یہ لوگ چھلانگے مار رہے تھے, مریم نواز, بلاول, سارے, شہباز شریف. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 روپے کی روٹی اور 25 روپے کا نان ہم نہیں فروخت کر سکتے.
मौजूदा हालात में रोटी हम 35 रुपए की देंगे और नान हम 40 रुपए का देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रोटी और नान को सस्ता किया जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर आटे को सस्ता करें। ये हालत कर दी है इन्होंने पाकिस्तान की, और शर्म नहीं आती। और अब तक ना जिद टूट रही है ना अना नीचे जा रही है। पता नहीं इस मुल्क को कहां पहुंचाकर इन्होंने दम लेना। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।